नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। अभी हम पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन कर रहे हैं। इस कक्षा में पिछले अध्यायों में हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण पढ़े। उनमें से पिछले अध्याय में हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण का अध्ययन करेंगे। जल समस्त जीवधारियों की एक आधारभूत आवश्यकता है। यह पर्यावरण का जीवनदायी तत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी मौजूद हैं, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो, चाहे वो जीव जंतुओं के रूप में हो, उन्हें बनाए रखने के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व है जो अत्यंत आवश्यक है। फिर चाहे वो वनस्पति की उसकी आवश्यकता हो और चाहे जीव जंतुओं को उसकी आवश्यकता हो। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक मानव शरीर का 70% भाग तरल अर्थात जल के रूप में होता है। तो जल एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। हम ये देख सकते हैं कि हम बिना खाना खाए लंबे समय तक जी सकते हैं, पर बिना जल के हम लंबे समय तक नहीं जी सकते। वनस्पति एवं प्राणियों की समस्त जैविक क्रियाओं में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैव भू रासायनिक चक्र की विभिन्न कड़ियों के मध्य जल एक माध्यम का कार्य करता है। अतः ये पारिस्थितिकी का एक आधारभूत तत्व है। मानव को जल के अलावा कृषि, उद्योग, परिवहन इत्यादि कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो मानव को केवल पेयजल के रूप में ही जल की आवश्यकता नहीं होती, अपितु विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए भी उसे जल की आवश्यकता होती है। जैसे कृषि के अंदर हमें फसलों को सिंचित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों के अंदर जल की हमें आवश्यकता पड़ती है। कई प्रकार के ऐसे उद्योग होते हैं जिनके अंदर हम कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, वहाँ उसे धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। रंगाई छपाई उद्योग में जल की आवश्यकता होती है। मशीनें गर्म हो जाती हैं तो उनमें को शीतल करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। परिवहन के साधनों के चलाने के लिए भी हमें कई बार जल की आवश्यकता होती है। तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, चाहे वो जीवधारियों के लिए हो, चाहे वो मानव के लिए हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो संपूर्ण पर्यावरण को संचालित करने के लिए जल एक महत्वपूर्ण व आधारभूत तत्व के रूप में होता है। प्राणियों के रक्त का अधिकांश भाग जल ही होता है। हम देखते हैं कि जितने भी प्राणी हों पृथ्वी पर, जितने भी जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं, तो उनका जो रक्त होता है, उस रक्त में भी जो अधिकांश भाग होता है वो जल का होता है। जीव जंतुओं के शरीर के तापमान को उचित बनाए रखने, उपापचय, विजातीय तत्वों का विसर्जन आदि क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का शरीर का तापमान एक निश्चित तापमान होता है। उस तापमान को निश्चित बनाए रखने में जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उपापचय क्रियाएं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उनके पाचन की जो क्रियाएं होती है, ज़्यादातर वो क्रियाएं उपापचय क्रियाएं कहलाती है। विजातीय तत्व, विषाक्त तत्व, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं द्वारा या अन्य क्रियाओं द्वारा जो विजातीय या विषाक्त तत्व बन जाते हैं, उनके उत्सर्जन के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता समस्त जीव जंतुओं को पड़ती है। पौधे मृदा से पोषक तत्वों को जल के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके अंदर पौधे सौर्य प्रकाश का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जैसा कि हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं, सौर्य ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हुए अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंदर पौधे अपनी जड़ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जल के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मानव सहित सभी जीवों के लिए जल आवश्यक तत्व होता है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, किंतु हम अपने ही कार्यकलापों से इसे नष्ट
कर रहे हैं। जल की उपलब्धता। अब हम ये देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जल कितना पाया जाता है और किन किन रूपों में पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध जल को हम जल की उपलब्धता के टॉपिक में पढ़ते हैं। धरती की सतह पर 14 अरब घन किलोमीटर जल है, जो 2/3 धरातल को घेरे हुए है। जैसा कि हम जानते हैं दूसरे शब्दों में कि हम कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग पर जल है। यदि हम उसे आयतन के रूप में ज्ञात करें तो वो 14 अरब घन किलोमीटर माना जाता है कि भाई इतना ज़्यादा जल है, जो कि पृथ्वी का लगभग 3/4 या 75% के आसपास बैठता है, मतलब 3/4 के रूप में हम बात करते हैं। इस जल का 97% भाग समुद्रों में है, जो खारा होने के कारण अनुपयोगी। समुद्रों से तात्पर्य यहाँ विभिन्न प्रकार के सागर व महासागर हैं जिनका जल खारा होता है, अर्थात कुल उपलब्ध जल ये जो 14 अरब घन मीटर जल है, इस 14 अरब घन मीटर जल का लगभग 97% भाग ऐसा है जो कि खारा है, अर्थात वो उपयोग में लेने लायक नहीं है। 3 करोड़ घन मीटर जल जो 1.8% है, अर्थात ये 14 अरब घन मीटर का 1.8%, यानी इसमें 97 में इसको जोड़ लो तो कितना हो गया, 98.8% भाग हो जाएगा ये। अब ये जो 3 करोड़ घन मीटर जल है बर्फ के रूप में है, जिसका 90% भाग अंटार्कटिका में, 9% भाग ग्रीनलैंड में व 1% भाग दुनिया के अन्य पहाड़ी भागों में बर्फ के रूप में जमा है। यह भी अनुपलब्ध है। अब आप देख सकते हैं 97% तो खारा हो गया, 1.8% हिम के रूप में हो गया, अर्थात 98.8% भाग ऐसे चला गया, क्योंकि यह हिम के रूप में है। और इसका लगभग 90% भाग तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में तो जीवन है ही नहीं, ना तो वहां पर कोई वनस्पति है, वहां पर कोई जीव जंतु रहते हैं, केवल कुछ बहुत मात्रा में वहां कभी कभी उसके आसपास के क्षेत्र में पेंगुइन नामक जीव जंतु पाए जाते हैं। 1.2% जल जो 90 लाख घन किलोमीटर है पीने योग्य। अब आप देख सकते हैं संपूर्ण जल का केवल और केवल 1.2% भाग अर्थात 90 लाख घन किलोमीटर जल ही पीने योग्य जल है। प्रतिवर्ष 5 लाख घन किलोमीटर जल समुद्रों से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से 1 लाख घन किलोमीटर जल वर्षा, ओस और बर्फ के रूप में धरती पर वापस आता है, जिसका 10 से 20% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। अब आप देखते हैं कि समुद्रों से जो जल की जलवाष्प बनती है और वो ऊपर चला जाता है, उसमें से 1 लाख घन किलोमीटर जल वर्षा, ओस और बर्फ के रूप में बदल जाता है और वो धरती पर गिरता है, और केवल इसका भी 10 से 20% भाग ही उपयोग में लाया जा पाता है। अर्थात मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल बहुत ही सीमित है। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी के लगभग 70% 75% भाग पर जल पाया जाता है, पर वो जो जल पाया जाता है उस जल में से अधिकांश जल ऐसा है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। हमारे पास जो जल उपयोग करने के लिए है वो बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल मानव के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं जो जल प्रकृति ने हमें दिया है, जो शुद्ध जल प्रकृति ने हमें दिया है, मानव वर्तमान समय में अपनी अविवेकपूर्ण गतिविधियों द्वारा अपने लालच के अंदर आकर इस शुद्ध जल को लगातार विषाक्त और प्रदूषित बनाता जा रहा है। उसके कई क्रियाकलाप ऐसे हैं जो इस जल की गुणवत्ता में लगातार गिरावट ला रहे हैं, जिससे ये जल प्रदूषित जल व विषाक्त जल के रूप में बदलता जा रहा है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, किंतु जब प्रदूषकों का जल में इतना अधिक जमाव हो जाता है कि वह जल की सहन सीमा से अधिक हो, तो वह जल प्रदूषित हो जाता है। होता यह है कि जल के अंदर प्रदूषित तत्व जाते हैं तो जल के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध कर लेता है,
पर वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि शुद्ध जल के अंदर प्रदूषक इतनी अधिक मात्रा में पहुंच गए हैं कि वो जल की स्वशुद्धिकरण की क्षमता से अधिक है। इस कारण से जल की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है और इस गिरती हुई गुणवत्ता के को ही हम आगे चलकर जल प्रदूषण के नाम से पुकारते हैं। जल प्रदूषण की परिभाषा। अब बात आती है कि भाई जल प्रदूषण की सैद्धांतिक रूप से परिभाषा किस प्रकार से दी जाती है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। विभिन्न संस्थाओं ने, वैज्ञानिक संस्थाओं ने जल को अपनी अपनी परिभाषा द्वारा, अपने अपने मानकों द्वारा उसका परीक्षण करके परिभाषित किया है कि वास्तव में जल प्रदूषण है क्या। जल की रासायनिक, भौतिक एवं जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से हार्स आ जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ये परिभाषा दी है गिलपिन ने। गिलपिन ने क्या कहा है कि जल की रासायनिक, भौतिक और जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से हार्स आ जाना अर्थात उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से कोई बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं तथा जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, इन पदार्थों से जल में विषाक्तता होती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आती है, जल जनित महामारियां फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये परिभाषा दी है। उसने कहा है कि चाहे प्राकृतिक कारक हो या अन्य कोई स्रोत हो, उनके कारण जब जल में बाह्य स्रोत अर्थात बाह्य पदार्थ आकर मिल जाते हैं जो जल की गुणवत्ता को गिराते हैं और उस गिरी हुई गुणवत्ता युक्त जल का जब प्रयोग किया जाता है तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और महामारियां फैलती हैं और अन्य दुष्प्रभाव फैलते हैं। तो ऐसी समस्त क्रिया को जल प्रदूषण कहा जाता है। मानव क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक जल के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। C.H. साउथविक ने ये परिभाषा दी है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है मानव क्रियाकलापों व अन्य प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जब प्राकृतिक जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में कोई परिवर्तन आ जाते हैं और ये परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि वांछनीय नहीं होते, अर्थात अवांछनीय परिवर्तन आ जाते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। और जब कभी भी गुणवत्ता में गिरावट आती है तो ऐसी स्थिति को प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। तो जल की गुणवत्ता में गिरावट आने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अगली परिभाषा है जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ, जैसे कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, विकिरण हैं, जैविक पदार्थ हैं आदि, अर्थात जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण जल की विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव हो या जल की उपयोगिता में कमी आती हो को जल प्रदूषण कहा जाता है। यह परिभाषा दी है अमेरिकी जन स्वास्थ्य विभाग ने। अमेरिकी जन स्वास्थ्य विभाग ने जो परिभाषा दी है उसमें यह कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के अवांछनीय पदार्थ, चाहे वो कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो, विकिरण के रूप में हो या जैविक रूप में हो, जब वो जल में पहुंच जाते हैं और जल की जो मौलिक विशेषताएं अर्थात जो जल की गुणवत्ता है उसमें गिरावट ला देते हैं, जिससे दुष्परिणाम सामने आने लग जाते हैं। जब उस जल का उपयोग किया जाता है तो वो जल दुष्परिणाम पैदा करता है और जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे जल को हम प्रदूषित जल कहते हैं और इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया को हम प्रदूषण कहते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि बाह्य तत्वों के मिश्रण से जल के प्राकृतिक स्वरूप में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे वह जीव जगत के लिए हानिकारक हो जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। अब सारांश रूप में जब हमने इतनी सारी परिभाषाएं देखी, उसका सारांश निकलकर यह आता है कि जल की जो मौलिक विशेषता है, जो उसकी मौलिक गुणवत्ता है, यदि उसमें गिरावट आती है तो वो स्थिति जल प्रदूषण कहलाती है।
इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे कि उसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है, और इस प्रकार से गिरी हुई गुणवत्ता के जल के उपयोग से जब विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव सामने आते हैं तो ऐसी स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत। अब हम बात करते हैं जल को प्रदूषित करने के स्रोत क्या क्या हैं, जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। अब भाई जल प्रदूषण के स्रोत की जब हम बात करते हैं तो हम इस चीज को ध्यान से देखें और उसको समझें। जब कभी भी स्रोत की बात की जाएगी तो हम ये जानेंगे कि आपसे कहा जाए जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, तब भी आप इन्हीं की व्याख्या करेंगे। जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, तब भी आप इन्हीं की व्याख्या करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जल को प्रदूषित करने वाले कारण या स्रोत कौन कौन से होते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले विभिन्न प्रदूषकों के स्रोत प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों होते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। जब हम बात करेंगे जल को प्रदूषण करने वाले स्रोतों की तो अध्ययन की दृष्टि से हम उसे दो भागों में बांट लेंगे, एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरे मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत ऐसे स्रोत, प्रकृति प्रदत्त स्रोत जिनके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। विभिन्न प्राकृतिक पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषित नहीं होता, नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रदूषक ऐसे होते हैं जो जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें, मृदा खनिज, वनस्पति, मलमूत्र, मृत जीव जंतु, उल्का धूल आदि प्रमुख हैं। अनेक प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जल में विभिन्न पदार्थों का समावेश निलंबित रूप में अति सूक्ष्म कणों या घुलित अवस्था में होता है। अनेक प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जल का विभिन्न पदार्थों का समावेश निलंबित रूप से तात्पर्य कई बार आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्व आपको जल में तैरते हुए या जल के अंदर सतह से नीचे ऐसे वो लटकते हुए दिखाई देंगे जैसे वो उसमें लटक रहे हों। तो इस प्रकार के जब प्रदूषक तत्व जल में मिलते हैं और ऐसी अवस्था में पाए जाते हैं जो जल में लटकती हुई अवस्था में होते हैं। तैरती हुई अवस्था तो जल की सतह के ऊपर की अवस्था को तैरती हुई अवस्था कहते हैं, पर उसके अंदर आप जब गौर से देखेंगे तो वो जो लटकती हुई अवस्था में बहुत महीन छोटे छोटे प्रदूषक पाए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम निलंबित अवस्था कहते हैं। इसके अलावा कई तत्व ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, हमें दिखते नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते, पर वो घुल जाते हैं। और जब वो ज़्यादा मात्रा में घुल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जल के रंग को भी कई बार बदल देते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन ला देते हैं। ये प्रदूषण कभी मंद प्रक्रिया के रूप में होता है तो कभी आकस्मिक होता है। देखा जाता है कि प्राकृतिक रूप से जब जल प्रदूषित होता है तो अधिकांशतः तो वो कई बार तो मंद प्रक्रिया में होता है, पर कभी कभी विभिन्न प्रकार की ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ऐसी आकस्मिक घटनाएं होती हैं जो जल को आकस्मिक रूप से प्रदूषित कर देती हैं। इनमें से सबसे बढ़िया जो उदाहरण आता है वो आता है ज्वालामुखी का। आकस्मिक कारणों में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के अंदर बड़े विस्फोट के साथ धरातल के नीचे से पदार्थ धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं और जब वो जल स्रोतों में जाके गिरते हैं, उनमें मिलते हैं तो प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। असाइनमेंट। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको जल प्रदूषण की परिभाषा देनी है। जल प्रदूषण की परिभाषा के अंतर्गत आप अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर अधिकतम 20 शब्दों में इसकी परिभाषा दे सकते हैं और लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर आप इसकी परिभाषा अधिकतम 150 से 200 शब्दों में दे सकते हैं। जल प्रदूषण की परिभाषा के अंतर्गत मैंने इस अध्याय में आपको विभिन्न विद्वानों द्वारा जल प्रदूषण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दोनों ही रूपों में, अति लघुतरात्मक रूप में और लघुतरात्मक रूप में देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।